नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान भाग 2 लेकर आया हूँ। आज हम वनों एवं उनसे संबंधित उत्पादों, बुग्याल तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, समूह गौ, एसआई, कांस्टेबल भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। याद करने के कुछ शॉर्ट मेथड भी बीच बीच में बताए गए हैं, तो देर न करते हुए इस भाग को हम शीघ्र ही प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड के वनों के प्रकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है कोणधारी वन। ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीड़ इन वृक्षों में प्रमुख है। कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ प्रमुख वृक्ष है। इन वनों में शुष्कता रहती है। यह चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। दूसरा है पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन ये 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, बाज, ओक। स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, बाज, ओक। ओक की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, बाज, मोरू और खिरचू या खरचू। ये जो उच्च ऊंचाई पे स्थानों पे जो 1800 से 2700 मीटर की रेंज में जो ऊंची इलाके हैं उनमें ये स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार और साइप्रस पाए जाते हैं। इसके बाद आता है उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या 2700 मीटर से 3000 मीटर तक। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बुरांस, कंपानुलटास। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बुरांस, कंपानुलटास। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं और कच्चे भी जल जाते हैं। इसके बाद आता है एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। ये 3000 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं जूनिपर, विलो, रिप्स आदि झाड़ियाँ हैं। 3000 से 3600 मीटर तक। कौन कौन सी हैं? जूनिपर, विलो, रिप्स, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें बुग्याल कहते हैं। इन्हें प्यार, मीडो या एल्पाइन पास्चर नामों से भी जाना जाता है। बुग्याल, प्यार, मीडो या एल्पाइन पास्चर। यहाँ पशुचारण करने वाली पशु चालकों को पालसी, बकरखाल, लावण्या, गुर्जर, गद्दी
आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम थे? पालसी, बकरखाल, लावण्या, गुर्जर, गद्दी आदि नामों से भी जाना जाता है पशुचारण करने वाले पशुपालकों को। अब आता है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। टुंड्रा, टुंड्रा का अर्थ क्या होता है? निर्जन। ये 3000 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। यहाँ जो मुख्य रूप से घास होती है, घास, काई, लाइचेन, लियालीचेन आदि उगती हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फ पड़ी रहती है। वनस्पतियाँ भी नहीं होती हैं या नगण्य होती हैं। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ 3000 से 4800 मीटर तक। इसके बाद आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन विभाग के अधीन आने वाले वनों का प्रतिशत। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र में जितना भी वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र का 70.46 या सामान्य तौर पर अगर याद करना है तो 70.46% जो है वो वन विभाग के अधीन आता है। और जो वन पंचायत हैं उनके अधीन 15.32 या 15.32% वन पंचायतों के अधीन आता है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि वन विभाग के अधीन कितना आ रहा है? 70.46 और वन पंचायतों के अधीन 15.32%। अब राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो साल यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो साल प्रमुख वृक्ष है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो चीड़ है। राज्य में किस औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई? बेलाडोना। 1903 में की गई थी इसकी खेती शुरू। राज्य में किस औषधीय पौधे की खेती सबसे पहले शुरू की गई थी? बेलाडोना, 1903 में। राज्य में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो लगभग 500 प्रकार के। तो राज्य में 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया था? सहकारिता विभाग द्वारा 1972 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सबसे पहले सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया 1972 में। राज्य में औषधीय पौधों का संग्रहण किया जाता है किस अधिनियम के तहत? राज्य में औषधीय पौधों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। अगला आता है रवाई आंदोलन। ये आंदोलन राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू किया गया था। रवाई आंदोलन यह राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू हुआ था। राजा नरेंद्र शाह किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करने के लिए इन्होंने एक कानून लागू किया। किसानों की जो ज़मीन है उसे वन भूमि में शामिल करने के लिए एक कानून लागू किया नरेंद्र शाह के समय। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने, जो टिहरी में है, रवाई कहाँ है? टिहरी में, की जनता ने
आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, टिहरी रियासत। तो आज़ाद पंचायत की घोषणा हुई थी। अब जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो 30 मई 1930 में जो प्रदर्शनकारी थे उन पर दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से गोली चला दी गई, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। इसी की याद पर 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे तिलारी आंदोलन भी कहते हैं। जो रवाई आंदोलन है इसे तिलारी आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये किसके समय हुआ था? नरेंद्र शाह के समय। अगर आपको इसको शॉर्ट में याद करना है तो ऐसे भी कह सकते हैं कि नरेंद्र नहीं रहे, मतलब क्योंकि रवाई की जनता नरेंद्र मतलब राजा से खफा थी। तो नरेंद्र शाह के समय ये विद्रोह हुआ था। 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन 1974 में गोपेश्वर में जो 23 वर्षीय महिला गौरा देवी द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन को अपने जो शिखर पर पहुंचाने का कार्य सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। बहुगुणा जी ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का नारा था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। 1981 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसी आंदोलन के लिए मिला था। चिपको आंदोलन जो शुरुआत 1974, वैसे 1972 में जो है पेड़ काटने शुरू हो गए थे, तो 1974 में फिर ये आंदोलन शुरू हुआ। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए लोग चिपक जाते थे पेड़ों से, फिर इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन। जो ये रक्षा सूत्र आंदोलन है यह टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 को शुरू हुआ था। तो रक्षा कब बांधी थी? 1994 को बांधी थी, ऐसे याद करना, 1994 में। और 1974 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन। फिर रक्षा कब बांधी? 20 साल बाद, 1994 में। चिपको आंदोलन के 20 साल बाद रक्षा बांधी गई। ऐसे याद करने का तरीका है। ये रक्षा सूत्र जो है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके को बचाने का प्रण किया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रक्षा सूत्र। कहाँ शुरू हुआ? ये टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। अगला आता है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन ये कल्याण सिंह रावत एक शिक्षक हुए हैं, इनके द्वारा 1996 में ये कार्य मैती आंदोलन शुरू हुआ था। ये ग्वालदम इंटर कॉलेज ये पड़ता है आपके चमोली में। ये बेदनी बुग्याल में जो वहाँ स्कूल की जो स्टूडेंट्स थी उनके द्वारा पेड़ों के बचाव का कार्य किया गया, तो उसको देखकर इन्होंने ही इस आंदोलन का सूत्रपात किया, मैती आंदोलन। तो ये बालिकाएं वहाँ वृक्षों को लगा रही थी, इसको देखकर प्रभावित होकर कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन शुरू किया। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या होता है, लोग वृक्ष लगाते हैं, तो वृक्ष लगाने का एक आंदोलन शुरू हुआ था ये। तो आज भी गढ़वाल में जो नए वर वधू हैं उनके द्वारा वृक्ष लगाया जाता है इसी आंदोलन के फलस्वरूप।
मैती आंदोलन जो कल्याण सिंह रावत द्वारा 1996 में शुरू हुआ। तो फिर से बताते हैं, दोबारा याद करना है। चिपको आंदोलन 1974 में, उसके 20 साल बाद रक्षा बांधी गई या रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में। फिर उसके 2 साल बाद मैती आंदोलन शुरू हुआ, मतलब 1996 में। अच्छा, अगला आता है भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिटरिच ब्रैंडिस। डॉक्टर डिटरिच ब्रैंडिस के सुझाव पर सन 1878 में देहरादून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय स्थापित किया गया। 1878 में। सन 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। डॉक्टर डिटरिच ब्रैंडिस के सुझाव पर 1878 में देहरादून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय स्थापित किया गया। 1878 में। और 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 6 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया 1906 में। और स्वतंत्रता के बाद नाम बदलकर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिजर्व नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो स्वतंत्रता के नाम बाद जो है इसका नाम बदल दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहलाया। इंस्टीट्यूट जड़ी बूटी के लिए सगंध जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सगंध जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र, यह है सेलाकुई देहरादून में। जड़ी बूटी के लिए सगंध जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र सेलाकुई देहरादून। हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन कहाँ है? मुनि की रेती ऋषिकेश में। हर्बल गार्डन मुनि की रेती ऋषिकेश। हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं। ध्यान रखना है, हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग है। तो सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी उद्योग अगर पूछा जाए तो हरिद्वार में कितने हैं? 300 से अधिक। जबकि फार्मासिटी सेलाकुई, ये देहरादून में है, सेलाकुई देहरादून में 184 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुए? हरिद्वार में। कितने हैं? 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग केंद्र। और फार्मासिटी सेलाकुई देहरादून में 184 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग केंद्र हैं। भारत का पहला वन कानून, बहुत इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन। भारत का पहला वन कानून कब बना था? 1865 में बना था। वन कानून बना 1865 में। और वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1878 में, 78 में हुई थी वन महाविद्यालय की स्थापना। सबसे बड़ा बुग्याल, सबसे बड़ा बुग्याल वेदिनी बुग्याल, वेदिनी बुग्याल, ये चमोली में है। वेदिनी बुग्याल चमोली में सबसे बड़ा बुग्याल है, रूपकुंड के पास। इसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है कि यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी या उत्पत्ति हुई थी। कौन से बुग्याल? वेदिनी बुग्याल, नाम से स्पष्ट है, वेदिनी बुग्याल चमोली रूपकुंड के पास। सबसे बड़ा बुग्याल भी है। इतने बड़े बड़े वेद लिखे गए भाई, सीधी बात है, तो बड़ा तो हो गई, तो सबसे बड़ा बुग्याल। फूलों की घाटी, ये चमोली में है, जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर, नर एवं गंध मादन पर्वतों के मध्य भ्यूंडार घाटी में स्थित है। इसीलिए इसका नाम पड़ा भ्यूंडार गंगा पार्क। इसी को स्माइथ पार्क भी कहते हैं। किसको? फूलों की घाटी को। तो भ्यूंडार गंगा पार्क या स्माइथ पार्क भी कहते हैं। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी।
फ्रैंक स्मिथ ने की थी। तो 1931 में किसने की थी इसकी खोज? फ्रैंक स्मिथ ने। किसकी? फूलों की घाटी चमोली में। 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने। अच्छा, इनकी किस पुस्तक के कारण ये चर्चा में आई थी? तो फूलों की घाटी का जो नाम है स्मिथ की किस पुस्तक के कारण पड़ा? द वैली ऑफ फ्लावर्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स स्मिथ की पुस्तक है ये, द वैली ऑफ फ्लावर्स। 1931 में खोज की थी, ध्यान रखना है। किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? स्की करना का प्रशिक्षण किस बुग्याल में? दयारा बुग्याल। ये जो दयारा बुग्याल है ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है दयारा बुग्याल। इसे पर्यटन के मानचित्र पे जो लाए थे वो लाए थे पर्वतारोही चंद्रप्रभा संतवाल। चंद्रप्रभा संतवाल ये पर्वतारोही हैं, इनके द्वारा दयारा बुग्याल की को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया था। और यहाँ किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है? स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा बुग्याल में। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? बगजी बुग्याल चमोली। तो किस बुग्याल से होते हैं हिमालय के भव्य दर्शन? बगजी बुग्याल। अच्छा, अब इससे पहले हमने कौन सा बुग्याल? वेदिनी बुग्याल। कहाँ है ये? चमोली में, रूपकुंड के पास। उसके बाद क्या पड़ा था? दयारा बुग्याल। कहाँ है? उत्तरकाशी। कौन लाया था इसे? इसको लाई थी चंद्रप्रभा संतवाल द्वारा, इसको पर्यटन मानचित्र पे लाया गया था। अब अगला कौन सा बुग्याल आया? बगजी बुग्याल। कहाँ है ये? चमोली में। फेमस क्यों है ये? हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है ये? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। ये श्रीनगर कौन सा वाला? पौड़ी गढ़वाल वाला। तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ऊंचाई पे, ऐसे समझ के देखो, पढ़ने के लिए कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, रटने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि ऊंचाई पर कौन है? श्रीनगर है, तो ऊंचाई पे है श्रीनगर। तो इससे क्या? उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। अगला आता है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में। जड़ी बूटी गोपेश्वर चमोली में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, अभी बताया भी था हमने। औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान, तो ये है सी मैप पंतनगर। और जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का है? गोपेश्वर चमोली में। वन अनुसंधान संस्थान का है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून, फॉरेस्ट। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ। और इससे पहले हमने पढ़ा था औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, वो कहाँ है? पंतनगर में। और जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर में। और उच्च स्तरीय श्रीनगर में। ऐसे याद करना है। अगला आता है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ये जीवी पंत नाम आ गया है। और हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये कोसी कटारमल अल्मोड़ा में है। जीवी पंत जी का जो जन्म हुआ था वो भी खूंट गांव हुआ था, है ना, तो वो भी अल्मोड़ा के पास पड़ता है। तो जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं, ध्यान रखना है आपने इसको। मैं अभी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, रट भी जाएंगे आपको ये। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछेगा तो पौड़ी। सबसे ज़्यादा वनों का जो क्षेत्रफल है कहाँ है? पौड़ी में। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला
उधम सिंह नगर। अब इसको कैसे पता, क्योंकि उधम सिंह नगर इंडस्ट्रियल है, ऐसे याद करना। अब इंडस्ट्री तभी लगेगी जब जंगल कटेंगे। तो कहाँ है कम जंगल का क्षेत्र? उधम सिंह नगर। और सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? पौड़ी गढ़वाल में। अच्छा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में, इसको मैं आपको अभी रटाता हूँ। 4 जिले घटते क्रम में, तो पहले नंबर पर पौड़ी सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है उत्तरकाशी में, दूसरे नंबर पर आ गया उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे नैनीताल है और चौथे पे है चमोली। तो सबसे ज़्यादा है पौड़ी में, फिर दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी, फिर तीसरे पे नैनीताल, फिर चमोली। तो पौड़ी तो आपको पता ही है सर्वाधिक है। अब याद कैसे करना है? पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली, इसको याद भी तो करना है ना हमने। पूनम की चमचमाती रात। पूनम की चमचमाती रात कैसे? प से तो आ गया पौड़ी, ऊ से आ गया उत्तरकाशी, तो पू हो गया, नम नैनीताल और चमचमाती चमोली हो गया। तो पूनम की चमचमाती रात, तो प से पौड़ी, ऊ से उत्तरकाशी, न से नैनीताल, फिर म नहीं आया तो म वैसे चमोली में है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर चमचमाती रात से चमोली। तो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली, पूनम की चमचमाती रात। राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। अभी तो हमने पहले पढ़ा था सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, तो वो तो पौड़ी था, लेकिन यहाँ एक वर्ड शब्द और जुड़ गया है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में कौन सा जिला टॉप करता है? तो नैनीताल। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल नैनीताल में है, प्रतिशत में। सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला वही उधम सिंह नगर है। तो पहला अभी इससे ऊपर जो था उसमें सर्वाधिक वन था, तो वो थे पौड़ी में, और सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से नैनीताल में। तो ये याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। राज्य में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से, वनों के प्रतिशत की दृष्टि से जो क्षेत्रफल प्रतिशत में है, 4 जिले घटते क्रम में। तो पहला है नैनीताल, टॉप पर है, अभी बताया था। नैनीताल में जो प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। फिर है चंपावत दूसरे नंबर पे, फिर उससे कम है बागेश्वर में, उससे फिर कम है पौड़ी में। तो सबसे ज़्यादा नैनीताल पे, दूसरे नंबर पे चंपावत। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, नैनीताल में चंपा के पीछे बाघ पड़ गया। नैनीताल में चंपा के पीछे बाघ पड़ गया। तो नैनीताल से तो नैनीताल हो गया, चंपा से चंपावत हो गया, बाघ से बागेश्वर हो गया, और पड़ गया से पौड़ी हो गया। तो कैसे याद करेंगे? नैनीताल में चंपा के पीछे बाघ पड़ गया। तो नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी। राज्य में अति सघन वन, तो ये अति सघन वन सबसे ज़्यादा नैनीताल में है। ये तो आपको पता है, प्रतिशत की दृष्टि से जो ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है वही अति सघन वन भी रखता है, तो नैनीताल। फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़। इसको NDP करके भी याद कर सकते हो, NDP, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़। राज्य में मध्यम सघन वन, तो जो मध्यम सघन वन है, तो अब इससे पहले हमने अति सघन वन पढ़े थे, अब हम पढ़े हैं मध्यम सघन वन। तो वही है जो सामान्य वनों का है, कि सबसे ज़्यादा पौड़ी, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली। सबसे ज़्यादा पौड़ी में, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली। तो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। ये मध्यम सघन वन वाला भी वही है जो सामान्य वन क्षेत्रफल वाले
थे वही इनके नाम है, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। राज्य में सघन वन, अभी सबसे उससे पहले मध्यम सघन वन पड़े थे, उससे भी पहले हमने अति सघन वन पड़े थे जिसमें नैनीताल सबसे ज़्यादा था। मध्यम सघन वन में पौड़ी था और सामान्य तौर पे वन क्षेत्रफल में भी पौड़ी सबसे ज़्यादा था। तो सघन वन, अब सघन वन में अति सघन भी आते हैं और मध्यम सघन भी आते हैं। तो दोनों के मिलान से जो बना वो यही बना कि सबसे ज़्यादा वन आए पौड़ी में, फिर नैनीताल में जो प्रतिशत की दृष्टि से टॉप कर रहा था नैनीताल, वो सघन वन में दूसरे नंबर पे, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। तो पौड़ी तो है ही है सबसे ज़्यादा। राज्य में सर्वाधिक खुले वन, सबसे ज़्यादा खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? पौड़ी में। तो पौड़ी तो सब में टॉप पर है, बस प्रतिशत और अति सघन को छोड़कर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन नैनीताल में और अति सघन वन भी सबसे ज़्यादा नैनीताल में। अब बाकी सब में पौड़ी टॉप करता है। तो सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में, फिर चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी। राज्य में 59.70 या 59.70% वन क्षेत्रफल गढ़वाल मंडल में है। तो सबसे ज़्यादा जो वनों का क्षेत्रफल है वो कहाँ है? गढ़वाल में। कितना है? 59.70 या 60% भी कह सकते हो। और 40.30% जो वन है वो कहाँ है? कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में 40.30% कुमाऊं मंडल में है। अब है राज्य में नदी बेसिनों के कुल क्षेत्र में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत किस नदी बेसिन में है? तो वह है टोंस बेसिन में। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वन क्षेत्रफल किस नदी बेसिन का है? तो टोंस बेसिन का है। फिर है कोसी बेसिन। तो सबसे पहले टोंस बेसिन, फिर है कोसी बेसिन। ये याद रखना है। टोंस बेसिन में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है नदी बेसिनों में, टोंस बेसिन का। फिर आता है 11वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है? तो वन है, वास्तविक रूप में वन है कितने क्षेत्र पर? 11वें वन रिपोर्ट के अनुसार 45.79% भाग पे। 11वें वन रिपोर्ट के अनुसार 45.79% भाग पर वन है या वन आच्छादित है, जो लगभग वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो 24,495 वर्ग किलोमीटर। 24,495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। वहीं 12वां वन रिपोर्ट क्या कहता है? 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार 45.80% जो क्षेत्र है उसमें वन है। 45.80%। तो 1%, 0.1% का बढ़ावा आया। इसके हिसाब से कितना बढ़ गया है? 0.01% बढ़ा है। तो 24,496 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो कितने का इजाफा हुआ? 1 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ। तो 11वें और 12वें के बीच में। राज्य में 12वें वन रिपोर्ट के समय रिकॉर्डेड वन कितना है? तो 34,651। अब एक रिकॉर्डेड वन आ गया और वनाच्छादन कितने एरिया में था? 24,496 में। और वहीं ये कहता है 34,651, तो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है रिकॉर्डेड वन का। तो क्यों हुआ ऐसा? तो जो लगभग बैठता है 64.79%, 64.79%। तो 10,000 इतना बड़ा कैसे गया? तो इसको हम उसकी परिभाषा से देखते हैं।
तो जो रिकॉर्डेड वन है उसका तात्पर्य क्या है? जो रिकॉर्डेड वन है उसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी होती है, चाहे उस पर वन हो या ना हो। अच्छा, तो राज्य सरकार जहाँ वन है या ना है वहाँ अगर कहती है कि ये वन क्षेत्र है तो उसको रिकॉर्डेड वन में गिना जाता है। और जो एक्चुअल वन आच्छादन है कि कितना वन है वास्तविक रूप से, वो हमने अभी पढ़ा था 11वीं और 12वीं रिपोर्ट में। कितना था? 11वीं में 45.79% और 12वीं वन रिपोर्ट में हो गया तो 45.80% भाग पर वन है। और रिकॉर्डेड वन कितना हो गया था? इससे अभी कुछ टाइम हमने पहले ही पढ़ा था, थोड़ा सा ही पहले, 64.79% भाग में वन है, जब लगभग कितना हुआ 34,651 वर्ग किलोमीटर। ये रिकॉर्डेड वन है। अब आता है डूंगी पैतोली आंदोलन। तो चमोली में बाज के जंगल काटे गए थे, तो बाज के जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई थी उसको रोकने के लिए डूंगी पैतोली नामक आंदोलन हुआ था चमोली में। डूंगी पैतोली आंदोलन। अगला आता है हमारे पास पानी राखो आंदोलन। जरा इसको समझने का भी शॉर्ट तरीका बताएंगे। पानी राखो आंदोलन, बोलो। उबल रहा गढ़वाली पानी, उफन रहा गढ़वाली पानी, ऐसा कहना, उफन रहा गढ़वाली पानी, सच्चिदानंद भारती। उफन रहा गढ़वाली पानी, सच्चिदानंद भारती। उफन रहा से क्या हुआ? उफरे खाल, उफरे खाल, उफरे खाल के। अब उफन रहा गढ़वाली पानी, तो गढ़वाली से मतलब पौड़ी गढ़वाल, और उफन रहा गढ़वाली पानी से पानी राखो आंदोलन। तो उफरे खाल के पौड़ी गढ़वाल में, मतलब पौड़ी गढ़वाल के उफरे खां में चला था पानी राखो आंदोलन। वहाँ के कौन थे वो व्यक्ति जिनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया? सच्चिदानंद भारती। पानी राखो आंदोलन। तो फिर से उबल रहा गढ़वाली पानी, सच्चिदानंद भारती, या उफन रहा गढ़वाली पानी, सच्चिदानंद भारती। तो इन्होंने दूधा तोली लोक विकास संस्थान का गठन कर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आंदोलन किया, सच्चिदानंद भारती जी द्वारा। तो ये जो भाग 2 है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और इसी से अब हम एक भाग 3 के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।